हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रतीका। अब आपने स्टडी विद प्रतीका तो कर लिया। अब ये देखते हैं कि ये स्टडी कितनी बेनिफिशियल रही। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीकेंड मेरे दो एग्ज़ाम थे, IBACIO 2025 एंड SSC CCL का। इस वीडियो में मैं उन दोनों एग्ज़ाम की रिव्यू देना चाहती हूँ कि मेरे दोनों एग्ज़ाम कैसे गए। मेरे एक्चुअली IBACIO की तो आंसर की भी आ चुकी है, कल ही आई थी आंसर की। तो उसमें मेरे क्या मार्क्स रहे, मैंने कितने अटैम्प्ट किए, मेरे कितने रॉन्ग हुए, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। SSCCL की तो अभी आंसर की नहीं है, आई थिंक 26 उसका लास्ट पेपर होगा, उसके बाद ही आफ्टर 4 to 5 डेज़ ही आएगी। लेकिन बट मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए। एक्चुअली उसमें शो नहीं करता है ऐसे CGL में, जैसे TCS में तो पता था एंड में कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, बट ITKT पैटर्न में ये नहीं बताता आपने एंड में कितने अटैम्प्ट किए। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एंड में बताऊंगी। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आई एम अ प्योर SSC CGL एस्पिरेंट। बट मैंने IBACIO का फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि SSC की आजकल जो कंडीशन चल रही है उसको देख के भाई साहब डर लगता है कहीं करियर में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं SSC अपना प्योर मोटिव SSC और SSC अपन को ले डूबे। दैट्स वाई मैंने IB का फॉर्म फिल कर दिया था, एक बैकअप प्लान, एज अ बैकअप प्लान। तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फ्रॉम IBACIO 2025। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम 16 सितंबर शिफ्ट 3 में था IB का। एग्ज़ाम का लेवल जैसा बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर से काफ़ी सही आया था। लाइक अपन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो एग्ज़ाम का लेवल इजी था। जैसे लास्ट ईयर में मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट आई थी, काफ़ी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे थे। तो इस तरीके से तो नहीं आया पेपर, बट मैंने एक्चुअली, मुझे पता कि इस चीज़ के बारे में, मेरा IBACIO का ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। इसी साल ही मैंने IB का एग्ज़ाम दिया था, लास्ट ईयर नहीं दिया था। बट एक्चुअली मैंने, मेरा जो 16 को एग्ज़ाम था तो उससे 4 to 5 डेज़ बिफोर मैंने 4 से 5 मार्क्स लगा लिए थे, जिसके मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, आप सबके साथ शेयर किए थे कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि हाँ IB का पेपर एक्चुअली आता कैसा है। मैं आई वॉन्ट कि मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊँ पेपर जो भी आ रहा है, ताकि पेपर में अपन जाएं, बैठे एग्जाम दे तो कुछ भी और ना लगे कि यार ये क्या पूछ लिया। आई वॉन्ट कि मैं एक बार उस जो भी चीज़ आ रही है, जिस पैटर्न पे आ रही है, एक बार वो पता चल जाए क्या है। तो मैंने 4 to 5 मार्क्स लगा लेते, क्योंकि मैंने IB की बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मैंने कुछ भी ऐसे अलग से प्रिपरेशन नहीं की उसके लिए। मैं SSC की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसमें जैसे करंट अफेयर का पूरा पोर्शन आता है, मुझे वो तभी पता चला जब मैंने IB का फर्स्ट मूक लगाया था कि हाँ भाई करंट अफेयर के पूरा टोटल 20 क्वेश्चन का पूरा एक अलग उसकी सब्जेक्ट है। एक्चुअली मैंने करंट अफेयर्स की इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि SSC में जब लास्ट ईयर 2024 में बहुत ही और क्वेश्चन पूछे थे, लाइक 2022 के, 2023 के। इस ईयर आई वॉज थिंकिंग कि यार पता नहीं किस ईयर के क्वेश्चन पूछे। तो मैंने इतनी स्टार्टिंग से ही, एंड में तो मैंने एक्चुअली पढ़ा था थोड़ा बहुत, जैसे परमार सर ने वो E-बुक एक सेंड की थी करंट अफेयर्स की, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो वो एंड में मैंने पढ़ लिए थे ऑब्वियसली। बट स्टार्टिंग से मैं ऐसे नहीं कि हर कोई पर डे करंट अफेयर्स देखता है, वीकली देखता है, तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं की थी। तो मेरा एक करंट अफेयर हमेशा से ही माइनस पॉइंट रहा है, और IB में तो पूरा पैटर्न, पूरा एक सब्जेक्ट आता है 20 क्वेश्चन का। हाँ, वहाँ मेरा थोड़ा माइनस पॉइंट था। लेकिन वैसे भी इस बार, वैसे भी IB का जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो वैसे भी काफ़ी डिफिकल्ट आया था। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, और आई थिंक मैंने जितने देख सुना है और बच्चों को भी, एस्पिरेंट्स को भी डिफिकल्ट लगा था पोर्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए, मेरे क्या मार्क्स आए आंसर की, क्योंकि आ चुकी है, दैट्स व्हाई आई विल शेयर यू। स्टार्ट फ्रॉम करंट अफेयर। मैंने इसमें 9 अटैम्प्ट किए, जिसमें मेरे 7 सही थे, 2 रॉन्ग थे। तो मेरे टोटल मार्क्स इसमें आए 6.5। इसका मैं कहूँगी करंट अफेयर का जो पूरा पोर्शन था वो डिफ़िकल्ट तो था, लाइक होते ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे काफ़ी। आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, दूसरा नहीं पता, तो बहुत टिपिकल था। और वैसे भी मेरी थोड़ी बहुत करंट अफेयर तो मेरी वीक है, तो मुझे तो वैसे ही टिपिकल लगा। नेक्स्ट इज GA। हाँ, मैं मानूंगी, मैंने इसमें ना 14 अटैम्प्ट किए, मेरे 9 राइट है एंड 5 रॉन्ग है। इसमें मैं मानूंगी, जिसमें मेरे 7.75 मार्क्स है, तो इसमें मैं मानूंगी इसमें मेरी मिस्टेक है कि ठीक है क्वेश्चन थे डुएबल। नाउ आई फील कि क्वेश्चन डुएबल थे, बट आई डोंट नो मुझे उस टाइम क्या हो गया था, मैं क्यों नहीं कर पाई। लाइक कर सकते थे क्वेश्चन, मतलब मैं अबाउट 10 तो ला ही सकती थी। चलो कोई नहीं। अब नाउ कम टू द मैथ सेक्शन।
सो मैथ्स में मैंने 17 अटैम्प्ट किए तो मेरे 17 ही राइट है। एक्चुअली 3 क्या है, मुझे थोड़ी कैलकुलेटिव लगे, मे बी टाइम का भी थोड़ा एंड में करती हूँ मैं, मैथ्स एंड में किया था मैंने आईबी में, तो मुझे टाइम भी थोड़ा कम बचा था। अगर टाइम और होता तो मे बी कर लेती, बट मैं कर रही थी तो वो मुझे कैलकुलेटिव लग रहे थे, तो दैट्स वाई वो छूट ही गए एक्चुअली। सो इसमें मेरे पूरे 17 मार्क्स है। एंड रीजनिंग में मैंने 19 अटैम्प्ट किए, एक रॉन्ग हो गया था मेरा, तो इसमें मेरे 17.75 मार्क्स आए हैं। एक एक्चुअली मेरा वो वाला रॉन्ग हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग आती है ना अपनी, उसमें मेरा एक रॉन्ग हो गया था। और इंग्लिश में मैंने 20 अटैम्प्ट किए एंड 16 सही थे एंड 4 रॉन्ग थे, इसमें मेरे 15 मार्क्स बनते हैं। सो टोटल मेरे मार्क्स है 64। सो मेरी EWS कैटेगरी है एंड 16 सितंबर की शिफ्ट 3 है, जिसमें मेरे 64 मार्क्स बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे या बढ़ेंगे, बट जैसे रैंक मित्रा में बताया तो मेरी शिफ्ट जो आती है ना वो बीच में आती है, मतलब इजीएस्ट भी नहीं है और सबसे हार्डेस्ट भी नहीं है, तो वो बीच वाली है। तो मे बी नॉर्मलाइजेशन में मुझे आई थिंक थोड़ा तो बेनिफिट हो, तो मे बी आई थिंक क्वालिफाई तो कर ही लूँगी, मुझे इतना फील हो रहा है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर अब इसका प्री क्वालिफाई हो जाएगा आईबी का तो ये मेंस की प्रिपरेशन करेगी या नहीं करेगी। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता मैं करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है इसका पेपर मेंस का क्या है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आता है, और आई थिंक ये है ना जो SSC का मेंस होगा उससे पहले ही होगा जितना मुझे लग रहा है, तो इसकी फिर अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस बार ऐड हुए हैं वो भी आएंगे, ऐसे भी आई थिंक आएगा। सो देखेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सो नाउ कम टू दी SSC सीजल 2025। तो मैं इसका एग्ज़ाम रिव्यू दूंगी कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम, मैंने कितने अटैम्प्ट किए एंड कोई टेक्निकल ग्लिच आई या नहीं आई भाई, क्योंकि आजकल यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि ITPT की जो कंडीशन है तो इस पे बात करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई टेक्निकल ग्लिच कोई आई नहीं आई, सब कुछ स्मूथ तो था ना। पैन पेपर कैसे मिले, जैसे स्टेनो में बच्चे बता रहे थे कि पैन की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, 2 रुपये वाले पैन दे रहे थे, पकड़ा भी नहीं जा रहा था, और पेपर भी बहुत ऐसे पूरा बिल्कुल लो क्वालिटी थी, छोटा सा पेपर था। सो और सेंटर भी बहुत दूर दूर दे रहे थे, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप सबसे शेयर करूँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम था 19 सितंबर शिफ्ट सेकंड में। सो जो मेरा जो सेंटर आया था, लाइक जैसे जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो सिटी मिल गई थी, एंड मेरा जो सेंटर आया था वो एक स्कूल थी जहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं, ज़्यादा एस्पिरेंट्स का सेंटर नहीं आया था, मोस्टली 200 to 300, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 200 तक ही बच्चे थे, इससे ज़्यादा मुझे लग भी नहीं रहे थे बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे। तो वो एक स्कूल थी और स्कूल भी चली रही थी, और वहाँ पे उनके जो स्कूल में जो छोटे बच्चों की स्कूल थी, बड़े बच्चों की स्कूल भी नहीं थी, जो छोटे बच्चों की स्कूल थी, छोटे बच्चों के भी एग्जाम वहाँ नीचे हो रहे थे और हमारे ऊपर हो रहे थे। तो मैं तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि यार अगर बच्चे, भाई बच्चे होते हैं वो तो नॉइज़ करेंगे, अगर जैसे लाइक अगर वो फ्री हुए, उनका कुछ लंच हुआ, लाइक जैसे मेरे सेकंड शिफ्ट की मैंने आपको बताया तो वो 12:30 से 1:30 होती है, तो उसी टाइम ही बच्चों का लंच टाइम होता है, तो मे बी लंच हो तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाए। तो मैंने उसी टाइम पे जब अपनी बायोमेट्रिक होती है तो वहाँ पे जो सर वगैरह होते हैं उनसे मैंने कंफर्म कर लिया था कि सर ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना कि बच्चे आवाज़ करें, हम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा तुम साइलेंट मोड होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो ठीक है उस टाइम, हाँ मतलब स्मूथली था, अंदर हम गए, हमारी बायोमेट्रिक हुई अच्छे से, हम बैठ गए। एक्चुअली उसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ, TCS में क्या है टाइम शो होता था, लाइक आपका एग्जाम स्टार्ट होने में कितना टाइम है वो बता देता, लाइक हाफ एन आवर, 28 मिनट्स, 27 मिनट्स, फिर ऐसे 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 होते 1 मिनट आ जाता था, फिर वो होने के बाद अपन लॉग इन करते थे, फिर 10 मिनट्स और आते थे, ऐसे होता था। लेकिन इसमें डायरेक्ट ही आपको कुछ शो नहीं करेगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, आप डायरेक्ट ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 12:30 होंगे, जैसे मेरे सेकंड शिफ्ट में था तो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 to 12 था और 12:30 से एग्जाम स्टार्ट था। तो मैंने 11:30 तक मैंने अपनी रिपोर्ट कर लिया था, मतलब एंट्री ले ली थी मैंने। तो उसमें जब बैठे चेयर पे तो पता ही नहीं चल रहा कि कितना टाइम बच रहा है। हम टीचर से वहाँ पे जो बायोमेट्रिक करते हैं उनसे ही पूछ रहे थे कि सर अब कितना टाइम बचा है, अब कितना टाइम बचा है, ताकि यार एक बार वॉशरूम वगैरह हुआ है और पानी वानी पी ले, कहीं ऐसा ना हो हम चले गए और पेपर स्टार्ट हो जाए पीछे से। तो उनसे पूछ के गए थे कि कितना टाइम हो रहा है सर।
तो फिर आज सडनली ही पेपर, बस उन्होंने बोल दिया पेपर स्टार्ट हो गया, तुम लॉगिन मतलब स्टार्ट कर लो। लॉगिन पहले ही हो जाता है इसमें, तो बस स्टार्ट ही करना था उस टाइम पे। तो पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ टेक्निकल ग्लिच मैं बता दूँ, मेरे पेपर में बिल्कुल नहीं थी, पूरा स्मूथ था पेपर। एंड जो पेन था वो ठीक था, मतलब था 2 रुपये, वो पेंसिल वाले पेन नहीं आते जो अपनी नटराज पेंसिल होती है, उसमें जो पेन आते हैं वो वाला पेन था। तो पेन ठीक था, इतना कोई बेकार नहीं था। और रफ पेपर भी, हाँ मैं मानती हूँ, टीसीएस जैसा तो नहीं था, टीसीएस में पूरा एक कितना बड़ा देते हैं, इसमें छोटा ही था। बट वो एक और दे देते हैं उनसे मांगो। तो मैं कह रही हूँ ना, हमारे रूम में पूरी स्कूल में ही बच्चों का इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। एंड हमारा जो रूम था, हमारे रूम में भी काफ़ी सी बीच में चेयर्स छूटी हुई थी जहाँ पे बच्चे नहीं आए थे। तो मतलब काफ़ी इजीली वो मैनेज कर पा रहे थे चीज़ों को। तो अगर मैंने उनसे एक्स्ट्रा शीट मांगी थी बीच पेपर में, तो उन्होंने इजीली, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स उन्होंने मुझे ला के दे दी थी। तो ऐसे कोई टेक्निकल कोई ग्लिच नहीं आया, पेपर एकदम स्मूथ रहा मेरा। अब नाउ लेट्स कम टू द लेवल ऑफ द पेपर। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे लाइक अपन पेपर दे रहे हैं, तो अपना जो हर सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लाइक जैसे रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, वो सेम नहीं होगा, वो आपका मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। लाइक जैसे अपन किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, तो वो येलो दिखाता है, येलो शो करता है ना। और अगर अपन उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीन शो करेगा। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको अगर अपन सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वो येलो ही शो करता है, वो आपका ग्रीन नहीं शो करता। तो ऐसे पैनिक मत होना, क्योंकि वो वैसे भी कंसिडर हो गई कि हाँ आपने उसको आंसर किया है। तो हाँ वो एक चीज़ है कि वो सेव एंड नेक्स्ट में मतलब वो ग्रीन शो नहीं करेगा वो। सो हाँ बस ये चीज़ है। अब मैं आपके साथ एग्जाम लेवल शेयर करती हूँ। जो रीजनिंग था, उसमें मैं कहूँगी 20 to 23 क्वेश्चंस डुएबल थे, इजीली डुएबल थे। 2 क्वेश्चन मैं इसलिए कहूँगी कि ये थोड़ा है ना, वो कंसिडरेबल वाले क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताऊँगी तो नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या थे, बट हाँ मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड था, और एक है ना उसको कंसिडर करने वाला क्वेश्चन था, जिसमें ऑब्वियसली आई थिंक वो सोच समझने वाला था तो सही, ऐसे नहीं कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा। आई थिंक एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम तो होगी उस क्वेश्चन में, जिसका 16 सितंबर शिफ्ट 3 में एग्जाम था। एक बार बताना मेरे को कि कुछ था रीजनिंग में ऐसा जो उन्हें भी सोचने पर मजबूर किया, नहीं किया। तो मैंने उसमें अटैम्प्ट तो सारी की, 25 मैंने अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में। बट हाँ मुझे ये था कि 22, क्योंकि मैंने वन गो में 23 क्वेश्चन कर दिए थे उसमें, और 2 क्वेश्चन थे जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे थे, वो मैंने बाद में फिर सेकंड गो में किए थे। सो मैंने रीजनिंग में पूरे कंप्लीट 25 अटैम्प्ट किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के बाद, क्योंकि मैं अटैम्प्ट करती हूँ इंग्लिश, सो मैं पहले आपको इंग्लिश के बारे में बता देती हूँ। इंग्लिश में 21 डुएबल थे। मैं 21 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लाइक जैसे पैसेज तो लेंदी आ ही रहा था, तो उसको कंसीडर करना में भी थोड़ा टाइम चाहिए। और है ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अगर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक तो आपको इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ना है पूरा, ऊपर से क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहे, वो भी आपको ऐसे घुमा के पढ़ रहे हैं। और वो पैराग्राफ ऐसा है कि आपको एक बार पढ़ने में ना समझ नहीं आएगा, जिसकी भाई रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है वो फिर भी समझ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एसएससी सीजर वालों की रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अभी तक टीसीएस उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करती थी। बट आईडीक्यूटी ने किया है, ये चीज़ अच्छी है। मुझे ये आईडीक्यूटी की ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ अपने कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। अपन इतनी सारी वोकैब याद करके क्या कर लेंगे जब अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ की अच्छी है। अब अपन अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आगे अपन को फ्यूचर में भी हेल्प करेगी ऑब्वियसली। तो ठीक है, मेरी अभी तक तो रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, बट हाँ मैं इस पर पूरा फोकस करूँगी, क्योंकि मेंस में भी इसकी बहुत नीड है, क्योंकि मेंस में तो ऑब्वियसली पैराग्राफ वगैरह आते ही हैं। तो तो उसमें हाँ मेरे लेंथी थे, तो मेरे पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन छोटे थे। मैंने 3 क्वेश्चन, टोटल 5 आते हैं पैसेज के, तो मेरे 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, 3 किए थे। 3 में से मैं 2 में तो फिर भी श्योर हूँ, एक मैंने थोड़ा सा लगा दिया था कि हाँ यही होगा। वो कुछ एक टर्म देख के कि टर्म क्वेश्चन में जो टर्म दी हुई है, ऑप्शंस में जो टर्म दी है, उससे रिलेट करके मैंने वो क्वेश्चन पढ़ दिया था। अब उसमें थोड़े ना मुझे इडियम्स भी और लगे थे। मैंने वो इडियम्स नहीं पढ़े हुए थे पहले कभी, लेकिन मैंने ऑप्शंस की हेल्प से कर दिए थे। एंड होमोनिम भी मुझे एक और लगा था, बट
ठीक है, मैंने मतलब ऑप्शन की हेल्प से कर तो दिया, अब देखते हैं आंसर की आएगी जब पता चलेगा वो सही है या नहीं है। तो इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट साइड, मतलब इजी प्लस, मतलब इजी तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ उसमें थोड़े क्वेश्चन तो थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। ट्रिकी इन द सेंस लाइक आपने नहीं पढ़े होंगे, लाइक ईडियम्स जो मेरी शिफ्ट में आए थे वो मैंने नहीं पढ़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ब्लैक बुक तो मैंने पढ़ रखी है, उसमें नहीं थे वो ईडियम्स। सो मैंने इसमें अटैम्प्ट किए, मेरे अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में 23, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द जीके सेक्शन, क्योंकि मैं इंग्लिश के बाद जीके करती हूँ। इसमें मैंने अटैम्प्ट की 19, मैंने 19 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मैंने 13 to 14 क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ कि हाँ मेरे सही होंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन को जैसे लगता है ना 2 ऑप्शंस में अपन कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने अब उस टाइम वो छोड़ने भी नहीं चाहिए। मैं आप सबको बता दूं कि मतलब अगर आपको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप रिस्क लो यार, 50% ही प्रोबेबिलिटी है तो आप रिस्क लो। तो मैंने वहाँ रिस्क लिया, तो मैंने मेरे से आई थिंक मतलब जितना मुझे ध्यान है मैंने 13 to 14 क्वेश्चन तो कर दिए थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लिया, तो मैंने क्वेश्चंस पे रिस्क लेते 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 मेरे 19 हो गए थे। तो मैंने जीके में 6 क्वेश्चन छोड़े थे। जीके का लेवल ठीक आ रहा है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, जीके का लेवल मॉडरेट है। सो मतलब थोड़ा ना डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ रहा है, फैक्ट से कम पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ रहा है और थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ रहा है चीज़ों को। और अगर वो कॉन्सेप्चुअल चीज वो फैक्चुअल चीज़ पूछ भी रहा है ना, तो अब लाइक मैं बता तो नहीं सकती, मेरा मन बहुत कर रहा है आपको क्वेश्चन बताने का, लेकिन मैं नहीं बता सकती भाई, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है फाइन भरने के लिए। तो अगर मेरे पास इतने ही होते तो एसएससी की कौन प्रिपरेशन करता। सो मतलब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी नहीं, बट हाँ वो डेप्थ वाला था वो क्वेश्चन, वो मैं आपको इतना बता देती हूँ, फोक डांस से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। तो बहुत ही फैक्चुअल में, बहुत ही डेप्थ में चला गया, और इतना अपन कोई नहीं पढ़ता, इतना मैं क्या कोई नहीं पढ़ती इतना, इतना जो उन्होंने डेप्थ में जो चीज़ वो पूछी थी ना, वो आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ी भी होगी, और नहीं तो फिर हर किसी ने तुक्का ही लगाया होगा, क्योंकि उसमें तुक्का लगाने में भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप, उसमें डायरेक्ट तुक्का ही है इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ों में तुक्का कम ही लगता है। तो मैंने लगाया तो है, जो कि मैंने देखा बाद में घर आके मेरा गलत निकल गया। तो अभी तक मैंने चेक किए थे, जीके में मेरे 3 क्वेश्चंस तो गलत निकल गए हैं, 19 में से 3 गए, 16 देखते हैं अब आंसर क्या आने दो। मेरे को जितने जितने याद, जैसे मैं एग्जाम दे के आती हूँ ना, तो मैं घर आती ना चेक करती हूँ, मेरे को जो जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं ना, मैं घर आके चेक करती हूँ, अरे हाँ मैंने ये सही तो किया, सही तो किया। इंग्लिश में भी मैंने किया, इंग्लिश में भी एक स्पेलिंग एरर मैंने किया था, वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने चेक किया जिनमें से 4 मतलब 4 गलत हो गए। तो अब हम मैथ सेक्शन पे आते हैं। तो मैथ्स में मुझे लगा 22 to 23 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, यानी 1 गो में आपके इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, 22 तो कर ही लोगे। और 2 क्वेश्चन मुझे थोड़े कैलकुलेटिव लगे उस टाइम, प्रेशर में लगते हैं वैसे वो बिल्कुल इजी होते हैं, बट 1 गो में मैंने 22 कर लिए थे। सेकंड गो में जब मैंने किए, तो फर्स्ट 1 गो में जब मैं करी थी तो मुझे वो 2 क्वेश्चन थोड़े ऐसे लगे यार पता नहीं कैलकुलेटेड है, और क्या है थोड़े जो लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े क्वेश्चन, तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं सेकंड गो में उनको करना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने वो छोड़ भी दिए थे और मुझे थोड़े कैलकुलेटिव भी लग रहे थे, लेकिन जब मैंने सेकंड गो में वो क्वेश्चन किए थे तो वो बहुत ही ईजी थे। तो मैंने 23 तो फर्स्ट 1 गो में कर दी थी, जब सेकंड गो में किए थे तो मैंने 2 क्वेश्चन और कर लिए थे। एक क्वेश्चन में मैं अटक गई थी, और वो जिस मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था मैं एंड तक अटकी ही रही थी, और वो क्वेश्चन सच में थोड़ा है ना डिफिकल्ट था, अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जिनका पेपर 16 सितंबर को था वो समझ गए होंगे मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा क्या ट्रिकी था, वो मुझे तो नहीं समझ आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने मैथ्स में 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मैं कहूँगी ओवरऑल पूरे पेपर का जो लेवल था वो इजी ही था, मॉडरेट साइड भी मैं नहीं कहूँगी, पूरे पेपर का लेवल इजी ही कहूँगी, क्योंकि मैंने जो अटैम्प्ट किए 91 अटैम्प्ट किए थे। मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था एसएससी सीजीएल का, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2024 में, उसमें मैंने 84 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 रॉन्ग थे, तो 81 राइट थे, तो मेरे 160.5 मार्क्स आए थे, जो कि नॉर्मलाइज होकर 167 मार्क्स मेरे थे। तो मेरे 2024 के जो प्री में 167 मार्क्स आए थे। अब इस बार मैंने 91 अटैम्प्ट किए, जिनमें से 4 मेरे अभी ही रॉन्ग हो गए, मैंने देखा था, चेक किया था। तो देखते हैं 150 अबव तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, और आई थिंक कट ऑफ भी इतनी ही जाएगी। सो विश कि हो जाए,
ताकि मेंस की वैसे में तो आंसर की से पता ही चल जाता है क्या मार्क्स रहेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी। बट मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दूँगी मेंस की, क्योंकि अभी तो क्या है, जैसे ही उनके जैसे लाइव मॉक्स वगैरह आना स्टार्ट होंगे प्लेटफॉर्म्स के, ऑलिव के, पंडित के, आरबी के, मेंस के लाइव मॉक आना स्टार्ट होंगे, मैं डेफिनेटली दूंगी। अभी तो क्या है, अभी मेरा 19 को हुआ ही था, आज मैं शूट कर रही हूँ 22, 23 हो गया आई थिंक आज, हाँ तो आज मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा तो रेस्ट चाहिए यार बॉडी को। और अभी क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा अभी 26 को जब लास्ट होगा ना एस्पिरेंट्स का, तब ही उसके बाद ही वो इनिशिएट करेंगे मेंस के लिए सारी चीज़ें। तो ठीक है, तब से कर लेंगे प्रिपरेशन, इतने थोड़ा कर लेते हैं एंजॉय भी। थोड़ा मूवीज़ वगैरह देख लेंगे, और क्या, फिर तो पढ़ना है ही। सो दिस इज़ माई रिव्यू, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैं यही कहूँगी, पैनिक मत होना अगर कोई चीज़ एडवर्स हो रही है, अगर आपका टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो उनको बोल दीजिए, पैनिक मत हो, क्योंकि पेपर ईजी है। क्योंकि अगर आप उस टेक्निकल ग्लिच वाले चक्कर में पैनिक हो जाओगे ना, तो जो इजी पेपर है ना वो भी आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी, इस बार कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाएगी। सो आप ना, एक तो कोई सिली मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है जो इजी पेपर होता है ना, अपन उसमें सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं, इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने भी बहुत ही केयरफुली पेपर किया था कि हाँ कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट श्योर हूँ, अगर मे भी गलत भी हो तो रीजनिंग में एक गलत हो जाएगा, बट हाँ मैथ्स में तो मैं श्योर हूँ कि नहीं होगा मेरे गलत, क्योंकि जो मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो मेरे नहीं गलत होंगे। मेरे को बस डाउट है इंग्लिश में और जीके में। तो मे बी अगर मैं मैक्सिमम लगा के भी चल रही हूँ ना, तो मेरे 10 भी गलत, जैसे मैंने 91 अटैम्प्ट किए, तो अगर उनमें से मेरे 10 भी गलत हो गए तो 81, तो 81 के मार्क्स मतलब 150 अबव तो आएंगे, यानी 150 अराउंड समथिंग मार्क्स आएंगे। तो ठीक है, मे बी हो जाए और नॉर्मलाइजेशन होगी तो क्या पता, क्योंकि मैंने सुना है और शिफ्ट में ना बच्चे पूरे काफ़ी, उनको रीजनिंग बिल्कुल ईजी लग रही है। बट मैं ये मानूंगी कि मेरी शिफ्ट थर्ड में रीजनिंग के 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े बहुत ट्रिकी लगे मुझे, बिल्कुल पूरी रीजनिंग तो मैं ईजी नहीं कहूँगी। तो मे बी मेरी शिफ्ट में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हो, लेट्स सी। वैसे तो अभी आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि क्या रो मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज कितने होंगे, आइडिया तो पता ही चल जाएगा क्या। सो एंड में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पेपर देते टाइम एकदम काम रहना, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक मत करना। बाकी पेपर का लेवल तो इजी है, रीजनिंग एंड मैथ्स डुएबल है, इजी है। एंड रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैसेज लेंदी है, तो आप उसमें जो टाइम दो तो बहुत कंसिडर करके देना। क्योंकि मैंने जब दिया था, मैंने इंग्लिश में जो पैसेज थे वो मैंने जब मैं कर रही थी 1 गो में, तो पैसेज मैंने छोड़ दिए थे, जो 5 क्वेश्चन थे पैसेज के वो मैंने छोड़ दिए थे, मैं जीके पे ट्रांसफ़र हो गई थी। देन मैंने मैथ्स की, फिर मैंने पैसेज पे आई, पैसेज में से फिर मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, 2 मैंने फिर भी छोड़ दिए थे। तो पैसेज रियली में लेंदी है, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और हाँ, मेरे में ना PQRS ईजी आए थे, जैसे किसी की में PQRS एंड स्पॉटिंग एरर थोड़ी डिफिकल्ट आ रहे थे, मेरी में ईजी थे, मेरी शिफ्ट में ईजी थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मुझे पैसेज का होमोनिम्स एंड इडियम्स का ही लगा था जिसने मुझे परेशान किया था, बाकी सब ईजी था, इंग्लिश में डुएबल था। सो दैट्स माई एक्सपीरियंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।